Hello everyone, welcome back to another video, and today in this interesting video we'll discuss about scope of pharmacology. Okay, so scope of pharmacology. So आज का हमारा टॉपिक जो है वो ये है स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। सो बेसिकली मैं बता दूं स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी बेसिकली क्या होता है। सो स्कोप मतलब फार्माकोलॉजी में क्या क्या स्कोप है, मतलब क्या क्या काम करेंगे। भाई कोई चीज़ को अगर हम पढ़ेंगे, अगर हम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो फार्माकोलॉजी हम क्यों पढ़ेंगे। सो व्हाट इज आवर प्रायोरिटी, हमारा प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, हम इसमें क्या क्या मतलब जॉब क्या क्या ऑफर है। तो ये होता है आपका स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी के अंतर्गत आता है। सो देखो स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी में जितने भी टर्म मैं अभी डिस्क्राइब करूंगा ना, तो ये सारे टर्म आपको डेप्थ में लर्निंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ जैसे बताऊंगा उसको वैसे ही आपको याद रखना है, लेकिन रट्टा मारने का नहीं है। ओके, रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जो चीज़ जितना होगा मैं उतना बताऊंगा। ओके, एंड यही तो एक टीचर का काम है। बेसिकली टीचर आपको क्या करता है कि आपके लिए जो जरूरी है, देखो ज्ञान तो अनंत है, लेकिन अनंत ज्ञान हमें स्टार्टिंग फेज में कोई आवश्यकता नहीं है। सो एक टीचर क्या करता है, आपके लिए एक सिस्टमेटिक स्टडी प्लान डिजाइन करता है। वो बताता है आपको किस तरह से पढ़ाई करना है। ओके, आप क्यों फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे। सो स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी कहने का जो उद्देश्य है वो यही है कि फार्माकोलॉजी हम क्यों पढ़ेंगे। सो फार्माकोलॉजी हम जनरली क्यों पढ़ेंगे, टू स्टडी ऑफ अ डिजीज एंड अ डिसऑर्डर। ओके, सो टू स्टडी ऑफ अ डिजीज एंड अ डिसऑर्डर। सो आप सभी को पता है कि हमें तो कोई, हम में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी जिंदगी में कभी भी उसको डिजीज ना हुआ हो या डिसऑर्डर ना हुआ हो, ऐसा तो कोई भी नहीं है। तो हर किसी के अंदर किसी ना किसी का डिजीज है। तो यहाँ पर दो वर्ड देखो आ रहा है, एक होता है आपका डिजीज, एक होता है डिजीज एंड एक होता है आपका डिसऑर्डर। सो डिजीज क्या है, डिसऑर्डर क्या है। देखो जब आप सभी को पता है बाहर क्या होता है, आपका फॉरेन सब्सटेंस होता है, फॉरेन पार्टिकल होता है। सो फॉरेन पार्टिकल को जनरली हम क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। सो यही एंटीजन जब हमारे बॉडी में प्रवेश करता है तो बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी। तो जब वो फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन पार्टिकल कहना तो सही नहीं होगा, फॉरेन सब्सटेंस कहना आई थिंक मोर एक्यूरेट होगा। सो फॉरेन सब्सटेंस जब हमारे बॉडी में एंटर करता है तो क्या होता है, हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, और हर एक ऑर्गन का फंक्शन डिफरेंट होता है। तो ये क्या करता है, जब एंटीजन हमारे बॉडी में प्रवेश करता है ये डिफरेंट इन्फेक्शन क्रिएट करता है, एंड उसके चलते हमारा जो डिफरेंट ऑर्गन बॉडी में प्रेजेंट है इसका नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, अफेक्टेड रहता है। एंड नॉर्मल फंक्शन जब अफेक्टेड रहता है तो उस केस में कहा जाता है डिजीज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड डिसऑर्डर किसको बोला जाता है, एज द टर्म इटसेल्फ, this term itself denote everything, this term tells everything about itself। okay, so disorder मतलब ऑर्डर ठीक नहीं है। डिस मतलब क्या है, कोई चीज ठीक नहीं, कोई चीज व्यवस्थित नहीं है, कोई चीज एक सिस्टमेटिक वे में नहीं चल रहा है, तो इसको बोला जाता है डिसऑर्डर। ओके, सो डिसऑर्डर कब होता है, जब आपका इंटरनल ऑर्गन ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है। इंटरनल ऑर्गन, मान लीजिए आपका इंटरनल ऑर्गन हो गया किडनी, स्टोमक, पैनक्रियाज, ब्रेन, जब इसमें कोई एबनॉर्मलिटीज आता है, इसमें कोई डिफॉर्मिटीज आता है, या इसमें किसी भी तरह का अगर कोई चेंज होता है, मान लीजिए ब्रेन जिस तरह से काम करना चाहिए उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है ब्रेन का, उसी तरह से स्टोमक का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है,
उसी तरह से आपका पैनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, हर एक का रोल एक फिक्स होता है। तो जब वो फिक्स रूल, वो एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं, वो एक मैनर को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो क्या करता है, हमारा हार्ट बीट को बढ़ा देता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो क्या करता है, उस चीज को काम डाउन करता है। तो ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा कि जीवन भर हमारा हार्ट बीट एकदम बढ़ता रहता है, ऐसा नहीं। मान लीजिए हम कहीं पर दौड़ रहे हैं, तो दौड़ने के बाद क्या होता है, हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो अपने आप काम काम डाउन होता है। तो मेरा कहने का यही उद्देश्य है कि हर एक का जो सिस्टम का जो फंक्शन होता है वो स्पेसिफिक होता है। वो ऐसा नहीं कि अगर बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, अगर घट रहा है तो घट रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो हर एक का फंक्शन एक सिस्टमेटिक वे में हो रहा है। तो जब वो सिस्टमेटिक वे को फॉलो ना करके एक एबनॉर्मलिटीज में जा रहा है, बहुत खराब या बहुत ज्यादा, तो उसको बोला जाता है डिसऑर्डर, क्योंकि उसका ऑर्डर ठीक नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, डिजीज में फॉरेन पार्टिकल एंटर करने के बाद हमारे जो डिफरेंट बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन, वहां पर किसी तरह का इंफेक्शन हो जाना या उसका नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाना, इसको बोला जाता है डिजीज। ओके, ये बाहर से जब आएगा तब इसको डिजीज बोला जाएगा। लेकिन डिसऑर्डर किसको बोला जाता है, अंदर का ऑर्गन अगर आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है तो इसको बोला जाता है डिसऑर्डर। ओके, सो डिजीज एंड डिसऑर्डर, सो इसको क्या जनरली बोला जाता है, आपका पैथोफिजियोलॉजी बोला जाता है। अगर हम टू स्टडी ऑफ डिजीज एंड डिसऑर्डर, सो डिजीज पैथोफिजियोलॉजी में हम क्या जनरली पढ़ रहे हैं, पैथोफिजियोलॉजी में हम जनरली डिजीज एंड डिसऑर्डर ही तो पढ़ते हैं। तो फार्माकोलॉजी में स्कोप ये है। तो आप फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, डिजीज पढ़ेंगे एंड उसका डिसऑर्डर पढ़ेंगे। ओके, देन हो गया क्या, स्टडी ऑफ फार्माकोडायनामिक। सो प्रीवियस क्लास में मैंने ऑलरेडी बताया था कि फार्माकोडायनामिक क्या होता है। सो फार्माकोडायनामिक बेसिकली आपका होता है, फार्माकोडायनामिक इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड दैट इज नोन एज फार्माकन मींस ड्रग एंड डायनामिक, डायनामिक्स मतलब क्या होता है, पावर। सो फार्माकोडायनामिक बेसिकली क्या है, व्हाट डज द ड्रग डू टू द बॉडी। सो ड्रग पहले आएगा, बॉडी बाद में आएगा। सो व्हाट डज द ड्रग डू टू द बॉडी इज नोन एज योर फार्माकोडायनामिक। ओके, सो फार्माकोडायनामिक के ऊपर हम विस्तृत लेक्चर अगले फ्यूचर लेसन में पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं। देखो, परीक्षा में आपका अगर आएगा स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, तो आपको सिर्फ यही पॉइंट लिखना है, फार्माकोडायनामिक एक्सप्लेन करने का नहीं है। ओके, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। तो फार्माकोडायनामिक आपको एक्सप्लेन करने का कोई जरूरत नहीं, सिंपली आपको यहाँ पर लिख देना है स्टडी ऑफ फार्माकोडायनामिक, दैट्स इट। ओके, वो आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पूछ रहा है, वो सिर्फ आपको पूछ रहा है स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी क्या है, उतना ही हमें जानना है। ओके, देन नेक्स्ट, स्टडी ऑफ अ फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल। सो फार्माकोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ अ फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल। सो as you know, pharmacokinetic is also derived from two Greek word that is known as pharmakon means drug and kinesis मतलब movement। सो मान लीजिए मैंने एक टैबलेट कंज्यूम किया, ओरल रूट में कंज्यूम किया, कंज्यूम करने के बाद ये क्या होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट दे करके हमारे स्टोमक में जाएगा। फिर स्टोमक में क्या होगा, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, पेरिएटल सेल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या होगा, ये इसको डिसइंटीग्रेट करेगा, डिसइंटीग्रेट करने के बाद ये क्या होगा, देन हमारे स्टोमक में बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट है, बॉडी फ्लूइड के साथ ये क्या होगा, मिक्स होगा। मिक्स होने के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ऑब्जर्व होगा। फिर डिफरेंट कैरियर ट्रांसपोर्ट को क्रॉस करते हुए पिनोसाइटोसिस हो गया या आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो ये डिफरेंट कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए ये क्या होगा, ब्लड स्ट्रीम में जाकर के ऑब्जर्व होगा, मतलब इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व होने के बाद ये ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। फिर ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद ये क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जो ड्रग हमने कंज्यूम किया।
फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ये क्या होगा, ये हेपाटिक पोर्टल पोर्टल वेन एक होता है, हेपाटिक पोर्टल वेन मतलब लीवर को जो जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसके बाद क्या होगा, मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म, ये जो ड्रग मॉलिक्यूल अभी कहाँ पर है, आपका ब्लड में है। सो ब्लड में है, ब्लड स्ट्रीम में है। एंड ब्लड आपको पता है, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हमारे बॉडी में चारों, हर एक ऑर्गन में ब्लड प्रेजेंट है, ब्लड टोटली बॉडी में प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, ये ब्लड हेपाटिक पोर्टल वेन के थ्रू ये जाएगा लीवर में। सॉरी, आपका जो ड्रग मॉलिक्यूल जो ब्लड में प्रेजेंट है, तो वो हेपाटिक पोर्टल वेन के थ्रू ये ड्रग मॉलिक्यूल जाएगा लीवर में। सो लीवर हो गया आपका क्या, बॉडी का मेन मेटाबोलाइट साइड। सो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है चेंज। अगर मैं मेटाबॉलिज्म को एक सिंपल वर्ड में अगर डिस्क्राइब करूं, तो मेटाबॉलिज्म का मीनिंग होता है आपका सेम चेंज, मतलब परिवर्तित हो जाना। परिवर्तित हो जाना, परिवर्तित किस चीज का, एक रूप से दूसरे रूप को जब हम रूपांतरण करते हैं, इसको कहते हैं परिवर्तित हो जाना। सो जनरली मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में आपका एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जब सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। एक हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस जब लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको बोला जाता है आपका मेटाबॉलिज्म। एक एक्टिव ड्रग इनएक्टिव में, इनएक्टिव ड्रग एक्टिव में जब कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। देन मेटाबॉलिज्म हो जाने के बाद ये क्या करेगा, ये एक्सक्रीट करेगा। देखो बॉडी में अगर आप टैबलेट ले रहे हो, अगर क्या वही टैबलेट हमारे बॉडी में रहता है, नहीं रहता है। जितना काम करना चाहिए ड्रग रिसेप्टर बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स बना करके फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो बनाएगा, बाकी रिमेनिंग ड्रग क्या होता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो एलिमिनेशन में देखो, एलिमिनेशन कितने रूट में होता है, एक होता है आपका यूरिन, मूत्र के माध्यम से जाएगा। एक होता है आपका स्टूल, मल के माध्यम से जाएगा। एक होता है आपका गैस, जो आप गैस फॉर्मेशन करते हो आनेस वाले रीजन में, गैस में जाएगा। एक होता है मिल्क, सो हमारे जो मदर होते हैं उनके ब्रेस्ट फीडिंग जो करते हैं, मिल्क में जाएगा। एंड एक होता है आपका सलाइवा, लार जो होता है, सो सलाइवा में जाएगा। देखो यूरिन में जो जाएगा वो क्या जाएगा, जनरली वाटर सोल्यूबल ड्रग जितने होते हैं, मतलब वाटर में जो सोल्यूबल ड्रग होता है वो यूरिन के माध्यम से चला जाएगा। एंड वाटर सोल्यूबल मतलब इस, ये कौन सा सब्सटेंस होगा, ये हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होगा। ओके, हाइड्रोफोबिक नहीं, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर नॉट लविंग, नॉट लविंग वाटर, बट हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। ओके, हाइड्रोफिलिक मतलब, ओके। सो जो यूरिन में जो ड्रग एलिमिनेट होगा उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, वाटर सोल्यूबल। ड्रग का डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है, ओके। आपको पता होना चाहिए ड्रग का डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है, जैसे वाटर सोल्यूबल होता है, लिपिड सोल्यूबल होता है। सो ये जनरल हाईली लिपिड सोल्यूबल होता है। सो जो ड्रग यूरिन के माध्यम से एलिमिनेट होगा वो जनरली वाटर सोल्यूबल होगा। फिर जो ड्रग स्टूल के माध्यम से एक्सक्रीट होगा, मतलब बाहर चला जाएगा, वो होगा आपका लिपिड सोल्यूबल। एंड जो ड्रग वोलाटाइल नेचर रहेगा, जैसे आपने सुना होगा जितने भी गैसियस एनेस्थेसिया होता है, वो जनरली गैस के माध्यम से, हम जो गैस फॉर्मेशन जो करते हैं उसके माध्यम से ये वोलाटाइल ड्रग जाएगा। फिर मील के माध्यम से आपका हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग एंड सलाइवा के माध्यम में। मिल्क मतलब ब्रेस्ट फीडिंग जो वुमेन होते हैं उनके मिल्क में हाईली लिपिड सोल्यूबल जितने भी ड्रग होता है वो मिल्क के माध्यम से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। एंड सलाइवा में भी आपका हाईली लिपिड सोल्यूबल जितने भी ड्रग होते हैं वो एलिमिनेट हो जाता है। आपने इसलिए कई बार देखा होगा जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं, जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं, सो उनको बोला जाता है स्पेसिफिक ड्रग अवॉइड होता है उनके लिए यूज करना। क्यों, क्योंकि ये फिटस को डैमेज करेगा। और आपने कई बार ये भी सुना होगा जो ब्रेस्ट फीडिंग जो वुमेन होते हैं, कई कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो आप ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते,
क्योंकि ये मिल्क में हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग जाएगा। मतलब बेबी जब उसके माँ से स्तन्यपान, अगर उसका माँ उसको बेबी को अगर कराएगा तो ये हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग जनरली वहां पर जाएगा। तो इसके कारण से क्या होगा, चिल्ड्रन के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है। ओके, सो ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, ये जितने भी होता है हाईली लिपिड सॉल्युबल एंड लिपिड सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, वोलेटाइल नेचर, ओके, ये सब आपको याद रखना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओके, फार्माकोकाइनेटिक, अच्छा फार्माकोकाइनेटिक में एक होता है क्या, फार्माकोकाइनेटिक में टोटली 4 नंबर ऑफ स्टेप होता है। एक होता है आपका ऑब्जर्प्शन, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है मेटाबॉलिज्म, एक होता है एक्सक्रीशन। तो आप अभी पूछोगे सर ऑब्जर्प्शन के बाद एलिमिनेशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है बेटा। ऑब्जर्व होगा, फिर आपका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर आपका एलिमिनेशन, सॉरी मेटाबॉलिज्म होगा, फिर उसके बाद आपका एलिमिनेशन होगा। एंड वो हमारे माउथ के थ्रू जो भी हम मेडिसिन कंज्यूम करते हैं इसको बोला जाता है क्या, फास्ट पास मेटाबॉलिज्म। सिंपल मीनिंग समझो। ओके, फास्ट पास मेटाबॉलिज्म। लेकिन अगर मान लीजिए वेन में हम कोई इंजेक्शन दे रहे हैं या हम इंट्रामस्कुलर कोई भी इंजेक्शन दे रहे हैं, वो क्या होगा, वो डायरेक्ट हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा। सो जनरली वो ब्लड में डायरेक्ट जाएगा। सो ब्लड में जाने के बाद वो क्या होगा, लीवर को बाईपास करेगा, लीवर को डायरेक्ट बाईपास करेगा। इसीलिए कहा जाता है जितने भी आईवी रूट में जितने भी मेडिसिन दिया जाता है उसका बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है, 100% होता है। सो बाईपास मतलब क्या हो गया, आपका जितने भी इंजेक्टेबल होता है वो होता है बाईपास। एंड ओरल रूट में जो भी हम मेडिसिन कंज्यूम करते हैं वो क्या होता है, आपका फास्ट पास। ओके, सो देन आपका हो गया क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स। सो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स। सो जो फार्माकोलॉजी हम क्लिनिकल साइड में यूज करते हैं उसको बोला जाता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। एंड थेराप्यूटिक्स का मीनिंग क्या है, चिकित्सा। ओके, सो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए कोई ड्रग का यूज क्या है, जैसे पैरासिटामोल का यूज क्या है, फीवर में यूज होता है। जैसे क्लोरोक्विन का यूज क्या होता है, मलेरिया में यूज होता है। सो यूज इसमें देखा जाएगा। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मान लीजिए, मतलब कोई भी ड्रग आगे चल करके हम डिफरेंट ड्रग के ऊपर चर्चा करेंगे। ओके, सो देयर आर सम डिफरेंट ड्रग व्हिच इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। आप आगे चल करके ये मैं बताऊंगा, कुछ ऐसे ड्रग होता है अगर हम उस ड्रग को पर्टिकुलरली लें तो कुछ ऐसे ड्रग के साथ हमें लेना नहीं चाहिए। सो कॉन्ट्रा इंडिकेशन का सिंपल मीनिंग यही है कि परस्पर परस्पर विरोधाभास, परस्पर परस्पर विरोधाभास। जैसे कर्ण अर्जुन जो होते हैं ना, उसी तरह से, मतलब कर्ण अर्जुन के साथ फिट नहीं बैठेगा, अर्जुन कर्ण के साथ फिट नहीं बैठेगा। सो इसको बोला जाता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ओके, देन आपका हो गया पोसोलॉजी। अच्छा, एक टर्म अभी ये आ गया, पोसोलॉजी। सो पोसोलॉजी बेसिकली क्या होता है, पोसोलॉजी। सो पोसोलॉजी भी 2 ग्रीक वर्ड से आपका डिराइव्ड है। सो एक होता है आपका पोसस, ओके, एंड एक होता है आपका लोगस। ओके, so posology is derived from 2 Greek word that is known as posos and logos. So posos का मीनिंग हो गया आपका, पोसस का मीनिंग हो गया आपका हाउ मच, या फिर इसको बोल सकते हो क्वांटिटी। पोसस का मीनिंग क्या हो गया आपका, हाउ मच और क्वांटिटी। एंड लोगस का मीनिंग हो गया आपका स्टडी। ओके, लोगस का मीनिंग क्या हो गया, स्टडी। सो पोसोलॉजी क्या क्या हमें करता है, पोसोलॉजी हमें ये कहता है कि हमें कोई भी ड्रग को कितने मात्रा में लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने मन में 2 ग्राम मेडिसिन ले लें, 1 ग्राम ले लें, ऐसा नहीं होता है। सो पोसोलॉजी क्या करता है, ड्रग का मेजरमेंट करता है, हमें कितनी मात्रा में लेना चाहिए। ड्रग के रिलेटेड जितने भी कैलकुलेशन होता है वो सारा का सारा पोसोलॉजी में आता है। ओके,
सो पोस्टोलॉजी अभी आपको समझ में आ गया। देन बायो अवेलेबिलिटी। अच्छा, ये जो बायो अवेलेबिलिटी वो क्या है? बायो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी, ये बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है? अच्छा, बायो अवेलेबिलिटी, द टर्म इटसेल्फ टेल्स अस अबाउट इट्स मीनिंग। ओके, सो बायो मतलब लाइव, अवेलेबिलिटी मतलब अवेल हो जाना। ओके, अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है? उपस्थित हो जाना। सो जब हम ड्रग कंज्यूम करते हैं, मान लीजिए आप ओरल रूट से कोई ड्रग ले रहे हैं, टैबलेट, कैप्सूल, whatever may be the dosage form, that doesn't matter. Okay, only matter is आपने कोई भी मेडिसिन कंज्यूम किया। ओके, सो जब आप कंज्यूम करते हो, सो ये अपने साइट ऑफ एक्शन में, मान लीजिए मुझे यहाँ पर इन्फेक्शन है और उसके चलते मैंने एक एम्पिसिलिन खाया या कुछ भी एंटीबायोटिक खाया, एंड यहाँ पर मुझे एक इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन है, एंड इस साइट पर मान लीजिए मैंने 500 mg का एम्पिसिलिन खाया, तो 500 mg क्या यहाँ पर जाकर के वार करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ओरल रूट में आप मान लीजिए 100% मेडिकामेंट कंज्यूम कर रहे हो, तो यहाँ तक आते आते 100% नहीं रहता है। हो सकता है वो 85% हो सकता है वो 75% हो सकता है वो 95% हो, वट एवर मे बी द। ओके, सो वो वैरी करता है। ओके, इस चीज को बोला जाता है बायो अवेलेबिलिटी। सो बायो अवेलेबिलिटी का मतलब द रेट एंड एक्सटेंट एट व्हिच whenever we take any type of medicament and that is available at the site of action। साइट ऑफ एक्शन में हमें कितना मेडिसिन अवेलेबल है, कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, उस चीज से बायो अवेलेबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है। आपने 500 mg एम्पिसिलिन कंज्यूम किया है, लेकिन इन्फेक्शन जहां पर है वहां पर कितना मेडिकामेंट पहुंच रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। सो आपने देखा होगा कि जो इंट्रावेनस रूट में जो भी हम इंजेक्शन देते हैं उसका बायोअवेलेबिलिटी कितना होता है? 100% होता है। क्यों 100% होता है? क्योंकि जब हम इंट्रावेनस रूट में कोई भी इंजेक्शन जब इंजेक्ट करते हैं तो वो सीधा हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है। जब ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो क्या होता है? डायरेक्ट ये साइट ऑफ एक्शन में जाकर के रीच आउट होते हैं, क्योंकि ब्लड हमारे टोटल शरीर में, टोटल बॉडी में चारों तरफ सर्कुलेट है। जब चारों तरफ सर्कुलेट है तो यहाँ पर इन्फेक्शन है, तो यहाँ पर भी ब्लड प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा? साइट ऑफ एक्शन में सीधा आकर के डायरेक्ट एक्ट करेगा। सो इसके पीछे बहुत सारे मैकेनिज्म है, जैसे ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होगा, ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, एंड इसके पीछे बहुत मैकेनिज्म है। आपका जीन का मैकेनिज्म हो गया, बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म इसके पीछे हैं, तब जाकर के फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो होता है। ओके, सो ये हो गया आपका क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट हो गया आपका टॉक्सिकोलॉजी। सो टॉक्सिकोलॉजी मींस क्या है? टॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब पॉइजन। जब हम किसी पॉइजन के ऊपर स्टडी करते हैं, एंड कोलॉजी का मतलब क्या है? लॉजी, लॉजी मतलब स्टडी। सो जब हम किसी भी पॉइजन के ऊपर स्टडी करते हैं, पॉइजन का एंटीडोट क्या है, इसके ऊपर अगर हम स्टडी करते हैं एंड उसका ट्रीटमेंट के ऊपर हम स्टडी करते हैं, तो इस टोटल जो सिनेरियो को बोला जाता है आपका टॉक्सिकोलॉजी। सो मान लीजिए मैं अभी आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए आप पैरासीटामोल का आपने ओवरडोज ले लिया। सो पैरासीटामोल का आपका मैक्सिमम डेली डोज कितना हो गया? मैक्सिमम डेली डोज कितना है? 4 ग्राम है। ये चीज याद रखो, एक फार्मासिस्ट होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि पैरासीटामोल का जो मैक्सिमम डेली डोज होता है वो 4 ग्राम होता है। ओके, सो मान लीजिए कोई एक दिन में 4 ग्राम से ज्यादा कंज्यूम कर लिया, तो वो क्या होगा? पैरासीटामोल का ओवरडोज होगा।
एंड पैरासीटामोल का अगर आपने ओवरडोज ले लिया, ये क्या करेगा, आपका लीवर को डैमेज कर देगा, आपका लीवर में टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करेगा। सो लीवर में जब टॉक्सिक इफेक्ट करेगा, ये क्या करेगा, हेपाटोटॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, हेपाटोटॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, हेपाटोटॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, लीवर टॉक्सिक हो जाएगा। एंड लीवर अगर टॉक्सिक हो गया तो इसको काउंटरैक्ट करने के लिए एंटीडोट भी चाहिए, क्योंकि पॉइजन को, एंटीडोट क्या होता है, एंटीडोट बेसिकली पॉइजन को, ओवरडोज को करेक्ट करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए जो मेडिकामेंट हम देते हैं उसको बोला जाता है एंटीडोट। सो पैरासीटामोल का जो ओवरडोज होता है एंड इसके चलते जो हेपाटोटॉक्सिसिटी होता है, इनमें से हम एंटीडोट क्या दिया जाता है, एन एसिटिलसिस्टिन, एन एसिटिलसिस्टिन, ये आपको याद होना चाहिए, एन एसिटाइलसिस्टिन, एन एसिटाइलसिस्टिन। ओके, पैरासीटामोल का ओवरडोज लेने से क्या होता है, हेपाटोटॉक्सिसिटी होता है एंड हेपाटोटॉक्सिसिटी को काउंटरएक्ट करने के लिए हमें एक एंटीडोट देना पड़ता है जिसको बोला जाता है एन एसिटाइलसिस्टिन। अच्छा, ये जो जितने भी आया, पैरासीटामोल हो गया, हेपाटोटॉक्सिसिटी हो गया, एन एसिटिलसिस्टिन हो गया, ये किसके अंदर आता है, टॉक्सिकोलॉजी। क्योंकि ये जितने भी ड्रग आता है, ये जितने भी हेपाटोटॉक्सिसिटी आए, ये हम स्टडी करते हैं ना, पहले हम स्टडी करेंगे, बाद में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे। आपने बिना स्टडी करते हुए किसी काम को करते हैं क्या, नहीं करते हैं ना। तो यहाँ पर भी यही फंडा अप्लाई होता है, पहले आप स्टडी करोगे, बाद में आप काम करोगे। समझ में आई बेटा? सो टॉक्सिकोलॉजी आई थिंक समझ में आ गया। ओके, फॉरेंसिक साइंस, एक होता है फॉरेंसिक साइंस, ये भी हो गया आपका स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी का कंसेप्ट। सो फॉरेंसिक साइंस बेसिकली क्या होता है, आपने बहुत बार सीआईडी जैसे सीरियल देखा होगा, सीआईडी सीरियल देखा होगा, तो वहां पर क्या होता है, मान लीजिए जितने भी क्रिमिनल टाइप के लोग हों, वो क्या होता है, बहुत चालाक होते हैं। वो क्या करेंगे, मान लीजिए कोई हेरोइन हो गया या किसी ड्रग हो गया, वो क्या करेंगे, किसी के बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे। इंजेक्ट करने से क्या होगा, वो अपने रॉन्ग इंटेंशन से वो काम करेंगे। एंड फॉरेंसिक साइंस क्या करता है, इसी रॉन्ग जो इंटेंशन के साथ जो लोग काम करते हैं उसे आइडेंटिफाई करना, उस चीज को न्यूट्रलाइज करना, ये सारा का सारा जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है फॉरेंसिक साइंस। समझ में आया था? फॉरेंसिक साइंस यही होता है। ओके, सो इसके ऊपर स्टडी करना, ये जितने भी जो आलतू फालतू काम किया जाता है ना, किसी को हार्म करने के लिए कोई ड्रग इंजेक्ट कर देना। तो आपने सीआईडी में बहुत बार ये केस देखा होगा कि कोई क्रिमिनल टाइप का एटीट्यूड वाला जो पर्सन होता है वो किसी के बॉडी में ड्रग इंजेक्ट कर दे रहा है, फिर आपका उस सीरियल में जो होता है एक फॉरेंसिक साइंस जो पर्सनल होता है वो उसको आइडेंटिफाई करता है। वो कैसे आइडेंटिफाई करता है, क्योंकि उसने फॉरेंसिक साइंस पढ़ा है। वो उसका ड्रग एक सैंपल लेता है, सैंपल लेने के बाद वो लैबोरेटरी में इसको कल्चर करने के लिए भेजता है, फिर वहां से पता लगता है अच्छा इसको हेरोइन दिया था, इसको कोई ड्रग इंजेक्ट किया था। तो इसी को बोला जाता है फॉरेंसिक साइंस। ओके, देन उसके बाद आपका आ गया फार्माकोविजिलेंस। अच्छा, यहाँ पर देखो जितने भी मैक्सिमम जितने भी टर्म होता है ना, वो क्या होता है, वो सारे टर्म अपने बारे में खुद ही बताते हैं, आपको कहीं रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं। देखो फार्माकोविजिलेंस, ये वर्ड को देखो, फार्माकोविजिलेंस, 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 फार्माको मतलब क्या होता है, आपका ड्रग, विजिलेंस मतलब क्या होता है, निरीक्षण करना। मतलब ड्रग आपने कंज्यूम कर लिया, ड्रग आपने कंज्यूम कर लिया, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने जो ड्रग कंज्यूम किया है
वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ड्रग कंज्यूम करने के बाद क्या क्या आपको वोमिटिंग आ रहा है, स्किन रैश हो रहा है, हेपाटोटॉक्सिसिटी हो रहा है, लिवर फेलियर हो रहा है, ऑर्गन फेलियर हो रहा है, इवन इफ डेथ हो रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा? जब मैं इस चीज को निरीक्षण करूंगा। आप फार्माकोविजिलेंस एक सेपरेट टीम होता है, एक सेपरेट पर्सनल होता है जो क्या करेंगे, डिफरेंट आपका वो हॉस्पिटल जाएंगे, डिफरेंट जो पेशेंट होता है उनको मॉनिटर करेंगे, टाइम टाइम मॉनिटर करेंगे, तो उसके बाद ये सारे चीज आता है। इनफैक्ट आप कोलोजी में जितने भी मतलब ड्रग का यूज देखोगे, जितने भी आपका साइड इफेक्ट देखोगे, एडवर्स इफेक्ट देखोगे, ये जितने भी होता है ना, ये साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, हाइपर सेंसिटिविटी, ये जितने भी टर्म आता है, ऑर्गन फेल्योर, टॉक्सिक इफेक्ट, ये सारा का सारा कौन डिपार्टमेंट हैंडल करता है? आपका फार्माकोविजिलेंस। इनके ऊपर सेपरेट स्टडी करते हैं। ओके, ये स्टडी करने के बाद आता है। अच्छा, हमें कैसे पता है, हमें कैसे पता चला, हमें कैसे पता चला कि पैरासीटामोल लेने के बाद आपका हेपाटोटॉक्सिसिटी है, हेपाटोटॉक्सिसिटी है। पैरासीटामोल के लेने के बाद, पैरासीटामोल ओवरडोज लेने के बाद हेपाटोटॉक्सिसिटी हुआ है। ये कैसे हुआ है और ये हम कैसे पता पता किए हैं? तो इन फार्माकोविजिलेंस के सहायता से हमें पता चला है कि पैरासीटामोल का ओवरडोज लेने से हेपाटोटॉक्सिसिटी हुआ है। ओके, सो फार्माकोविजिलेंस में देखो क्या क्या आप पढ़ते हो। एलर्जिक रिस्पांस, मैंने अभी अभी बताया था कि मान लीजिए आप एमोक्सिसिलिन ले रहे हैं, पैरासीटामोल ले रहे हैं, या कोई भी एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो वो लेने के बाद डिफरेंट, किसका स्किन रैश हो जाएगा, किसी का मान लीजिए कॉक्लियर जो होता है वो काम नहीं करेगा, ओटोटॉक्सिसिटी हो जाना, ओके, सुनाई ठीक से नहीं देगा। ओके, उसके बाद क्या होगा? हेपाटोटॉक्सिसिटी। हेपाटोटॉक्सिसिटी पैरासीटामोल ओवरडोज लेने के बाद हेपाटोटॉक्सिसिटी होता है। ओके, सो ये सारे के सारा जो होता है काम, ये फार्माकोविजिलेंस में होता है। एंड एक होता है आपका टेराटोजेनिसिटी। सो टेराटोजेनिसिटी जनरली क्या होता है, मान लीजिए कोई कोई लड़की प्रेग्नेंट है, कोई वुमेन प्रेग्नेंट है, सो वो जब कोई ड्रग को कंज्यूम करेगा, तो ड्रग को कंज्यूम करने के बाद क्या होता है, कुछ ऐसे ड्रग होता है जो कि प्रेगनेंसी में आप नहीं दे सकते। अगर आप वो प्रेगनेंसी में वही सेम ड्रग अगर आप देंगे तो क्या होगा, वो अपने फीटस को डैमेज करेगा या फीटस में कोई भी अबनॉर्मलिटीज क्रिएट कर सकता है। ओके, हो सकता है जो जो बच्चा जन्म होगा वो थोड़ा विकलांग हो सकता है। ओके, उसका ऑर्गन फेलियर हो सकता है, या उसका कोई ठीक से काम नहीं करेगा आगे चल करके। सो जनरली भ्रूण में अगर कोई भी अबनॉर्मलिटीज अगर आएगा या वो ठीक से अगर काम नहीं करेगा, तो उस चीज को बोला जाता है आपका टेराटोजेनिसिटी। ये जनरली आपका प्रेग्नेंट वुमेन के साथ ये होता है। ओके, टेराटोजेनिसिटी, ये टर्म याद रखना है। एंड एक होता है आपका प्री क्लिनिकल ट्रायल। प्री क्लिनिकल, प्री मतलब क्या होता है? पूर्व, क्लिनिकल मतलब आपका हॉस्पिटल। सो हॉस्पिटल से एक मेडिसिन आने के बाद उसका एक ट्रायल होता है। हम आज जो भी मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं, पैरासिटामोल हो गया, डिगॉक्सिन हो गया, बेंजोडाइजेपिन हो गया, या आपका हैलोथेन हो गया, या आपका एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन, जो भी मेडिसिन आज के डेट में हम यूज कर रहे हैं, वो पहले क्या होता है, प्री क्लिनिकल स्टडीज उसके ऊपर कैरिड आउट होता है। प्री क्लिनिकल स्टडीज में जनरली किसके ऊपर करते हैं? जनरली आपके एनिमल के ऊपर करते हैं, जो पशु होता है ना, उनके ऊपर ये प्री क्लिनिकल स्टडीज होता है। एंड उसके बाद ये क्या होता है आपका डिफरेंट, उसका प्री क्लिनिकल ट्रायल डिफरेंट होता है। उसके बाद वो क्या होता है आपके जो क्लिनिकल में आता है। एंड वो मार्केट में आते आते वो टाइम भी लगता है। ऐसे नहीं, आप आज जो पैरासीटामोल को कंज्यूम कर रहे हो उसके पीछे बहुत सारे रिसर्च होता है, प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है, क्लिनिकल ट्रायल होता है। यहाँ पर देखो,
उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल होगा। क्लिनिकल ट्रायल मतलब जो हेल्दी वॉलंटियर या फिर जो पेशेंट होगा उनके अंदर ये क्लिनिकल ट्रायल होगा। उसके बाद जाकर के हम मेडिसिन को कंज्यूम करते हैं। एंड उसके बाद आ गया आपका न्यू ड्रग डेवलपमेंट। एज द टर्म इंडिकेट, इसमें कुछ ज्यादा समझ में नहीं है। सो फार्माकोलॉजी क्या कहता है, फार्माकोलॉजी हो या कोई भी और फील्ड हो, वो हमेशा यही कहता है कि जीवन का एक नियम है, हमेशा डेवलप करो, क्योंकि क्या पता कल को कोई नया मुसीबत आ जाए, तो हम अगर पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो आने वाला जो मुसीबत होगा हम उसे अच्छे से टैकल कर पाएंगे। ओके, सो न्यू ड्रग डेवलपमेंट में क्या होता है, जनरली ड्रग का डेवलपमेंट होता है। ड्रग का डेवलपमेंट होने को कहते हैं न्यू ड्रग डेवलपमेंट। इसके ऊपर डिटेल में हम पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद पर्सनल ड्रग। पर्सनल ड्रग एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है और प्यारा प्यारा सा कंसेप्ट है। पर्सनल ड्रग एक्चुअली क्यों आया, देखो, हर एक का जो रेनल क्लियरेंस रेट जो होता है, हर एक का एब्जॉर्प्शन एंड हर एक का ड्रग के प्रति जो रिस्पांस होता है, किसी का क्विक रिस्पांस होता है, किसी का इंटरमीडिएट रिस्पांस होता है, किसी का बहुत स्लो रिस्पांस होता है। एंड ये सब चीज जो होता है, इसके चलते पर्सनल ड्रग का मतलब कॉन्सेप्ट आया। क्योंकि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्ति को मैंने पैरासीटामोल दिया एंड दो व्यक्ति को सेम डोज में दिया। एक को 500 मिलीग्राम, एक को 500 मिलीग्राम, दोनों को 500 मिलीग्राम मैंने दिया। लेकिन एक का फीवर गया 3 दिन में एंड दूसरे बंदा का जो फीवर गया वो 7 डेज में। तो क्या होता है, हमारे डिफरेंट हर एक के बॉडी के, हर एक का जो बॉडी होता है, ओके, हर एक का जो बॉडी होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि आपके अंदर जीन भी डिफरेंट होता है, आपका जेनेटिक कॉन्सिक्वेंस जो होता है वो भी डिफरेंट होता है। एंड इसके चलते कोई भी एक ड्रग भले ही वो सेम डोज में दिया गया हो, लेकिन वो ठीक से काम नहीं करता है। हो इसीलिए पर्सनल ड्रग का कॉन्सेप्ट आया। पर्सनल ड्रग में हम ये करेंगे कि हम आपको पर्सनली ट्रीट देंगे। ये नहीं कि उसको 500 मिलीग्राम काम कर रहा है इसका मतलब आपको 500 मिलीग्राम देंगे, नहीं। अगर आपको 650 mg का रिक्वायरमेंट है तो हम आपको 650 mg देंगे, 500 mg नहीं देंगे। सो ये होता है पर्सनल ड्रग का कंसेप्ट। उसके बाद हो गया आपका फार्माकोजेनोमिक्स। अच्छा, फार्माकोजेनोमिक्स मतलब क्या होता है, फार्माको मतलब ड्रग एंड जेनोमिक्स मतलब क्या होता है, आपका जेनेटिक स्ट्रक्चर। सो हर एक का जेनेटिक स्ट्रक्चर डिफरेंट है एंड उस डिफरेंट के चलते ड्रग का बिहेवियर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ड्रग का टारगेट साइट, ड्रग का बाइंड डिफरेंट रोल प्ले करता है। एंड इसके कारण क्या होता है, फार्माकोजेनोमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि ड्रग का डिफरेंट पर्सन का जो डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट जेनेटिक बिहेवियर होता है, उसके चलते क्या क्या थेराप्यूटिक एक्शन या क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। सो इसके ऊपर डिटेल स्टडी को कहा जाता है आपका फार्माकोजेनोमिक्स। इसके बेसिकली इसमें दो कंसेप्ट आता है, ड्रग एंड आपका जेनेटिक। सो इसके चलते इसके ऊपर आप फार्माकोजेनोमिक्स के ऊपर स्टडी करते हैं। सो दीज आर द प्रोफाइल, these are the profile और these are the scope of a pharmacology। ओके, सो ये तो मैंने डिटेल में इन डेप्थ में एनालिसिस किया है, लेकिन इतनी एनालिसिस करने का कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ, लेकिन आप सिर्फ टू द पॉइंट इसको अगर लिखेंगे तो मार्क अलबत्त आएगा। इस विश्व ब्रह्मांड में कोई भी टीचर ऐसा नहीं होगा जो अगर आप इतने अगर स्टेप को अगर लिख दोगे तो कोई एक टीचर भी नहीं होगा जो आपको मार्क डिडक्टेड कर दे। सो स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी में सिर्फ आपको समझना ये है
कि इतने जितने मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उतना अगर आपको पूछा जाएगा या आपके परीक्षा में आएगा स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, सिर्फ आपको यही लिखना है और कुछ नहीं, एलाबोरेशन करने की भी आवश्यकता नहीं है। क्या मैंने क्वेश्चन में आपको पूछा है कि फार्माकोडायनामिक क्या होता है? नहीं, मैंने सिर्फ ये पूछा कि फार्माकोलॉजी का स्कोप क्या है। सो आप फार्माकोडायनामिक अगर लिखोगे तो आपको मार्क मिलेगा, या आपको वाइवा वॉइस में अगर पूछा जाएगा, वाइवा वॉइस में अगर पूछा जाएगा तो अगर आप फार्माकोडायनामिक वहां पर कहोगे तो आपको मार्क मिलेगा कि नहीं? अलबत्त मिलेगा, क्योंकि हमने आपको कहा नहीं कि फार्माकोडायनामिक क्या होता है। हमने आपको कभी ये नहीं पूछा कि न्यू ड्रग डेवलपमेंट क्या होता है। हमने आपको कभी नहीं पूछा कि पर्सनल ड्रग क्या होता है। हमने आपको कभी नहीं पूछा कि जेनोमिक्स क्या होता है। हमने आपको नहीं पूछा है। हमने आपको ये पूछा है कि स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी क्या है। तो आप टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखिए ना, कोई आपको मार्क डिडक्ट करने वाला नहीं है, कोई भी नहीं। ओके, सो अगर सिर्फ आपको इतना याद रखना है। ओके, if any doubt please do let me know in the comment section below. I will see you guys in tomorrow next video. Till then, bye bye, thank you, Jai Hind, Vande Mataram.